हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो अगर बात आती है एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर की जो कि ये कहते हैं कि धर्म को पॉलिटिक्स से हमेशा अलग करके रखना चाहिए, लेकिन दूसरी ही साइड वो ये भी कहते हैं कि धर्म का यूज़ हमें करना चाहिए पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। वहीं अगर बात करें ऐसे पॉलिटिकल थिंकर की जो कि ये कहते हैं कि एक राजा को नैतिकता यानी मॉरल्स के हिसाब से कभी भी राज नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो कभी-कभार उसे इमोरल एक्टिविटीज़ भी करने चाहिए, अनैतिक कार्य भी करने चाहिए, ताकि वो अपने राज्य को स्थिर यानी स्टेबल रख सके। तो ये सारी चीज़ें जब भी हम सुनते हैं, तो एक नाम हमारे सामने आता है, जो कि होता है निकोलो मैकियावेली का। तो आज के इस यूनिट में BPSC ट्रिपल वन के आज हम पढ़ेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में, उनके व्यूज़ जानेंगे ऑन पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी के बारे में, और उससे पहले हम इनकी लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो निकोलो मैकियावेली को एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। अब रेनेसांस का मतलब क्या होता है कि जो भी रिलीजियस एग्जिस्टिंग यहाँ पर रेगुलेशंस हैं या जो भी ऑर्थोडॉक्सी है, हम उसको चैलेंज करना शुरू करते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग। तो ये होता है मतलब रेनेसांस का। तो इसी वजह से जो निकोलो मैकियावेली हैं, क्योंकि इनका जन्म 14 सेंचुरी में हुआ था, और 14 सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि पूरे यूरोप भर में जो रेनेसांस है वो आने लगता है। तो इसी वजह से निकोलो मैकियावेली को एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसांस बोला जाता है, जहाँ पर निकोलो मैकियावेली उस समय पर प्रिवेलिंग जो भी मॉरल एजम्पशंस होते हैं उस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी के, तो उसको वो चैलेंज करना शुरू करते थे, उसको क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो यूटोपियन ट्रेडिशन होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का, जो उस समय पर चलता है रेनेसांस से पहले, अब इसको जैसे जैसे निकोलो मैकियावेली चैलेंज करना शुरू करते हैं, तो वैसे वैसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में पहला मूव मैकियावेली यहाँ पर खेलते हैं, जहाँ पर पहली बार ये कोशिश की जाती है पॉलिटिक्स को एक साइंटिफिक नज़रिए से पढ़ने की, उसको देखने की कि साइंटिफिक तरीके से अगर हम रीजनिंग करें तो क्या पॉलिटिक्स का मतलब निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पर मैकियावेली वही कहते हैं कि हमेशा रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करके रखना चाहिए। लेकिन इसी बात से एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी होती है। एक जगह पर वो ये तो कहते हैं कि जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से अलग करके रखना चाहिए, लेकिन दूसरी ही साइड वो ये भी कहते हैं कि रिलीजन का यूज़ करके हमें पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहिए, अगर गेन कर सकते हैं तो। इसी वजह से उनको मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस को ये सलाह देते हुए कहते हैं कि अगर फोर्स वायलेंस का यूज़ करना पड़े अपने डिज़ायर पॉलिटिकल एंड्स को यूज़ उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो प्रिंस को कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जहाँ प्रिंस ने मॉरल्स को यहाँ पर बीच में लाके खड़ा कर दिया तो प्रिंस वीक हो जाएगा, और एक वीक प्रिंस वीक स्टेट का कारण बनता है, और एक वीक स्टेट आसपास के खतरों से वल्नरेबल बन जाती है। तो ये निकोलो मैकियावेली का एक तर्क रहता है, और इसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से जो निकोलो मैकियावेली हैं उनको ओल्ड निक या फिर मैकियावेलियन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो रेनेसांस और मैकियावेली के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो जैसे कि हम अगर एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उस टेक्स्ट के पीछे एक कंटेक्स्ट होता है। वो कंटेक्स्ट उसका बेस बनाने का काम करता है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो हम टेक्स्ट को कभी भी समझ नहीं सकते। तो वैसे ही अगर जो निकोलो मैकियावेली हैं, अगर उन्हें हमें समझना है तो उससे पहले हमें रेनेसांस को समझना पड़ेगा। तो 14 सेंचुरी में होता क्या है कि इटली में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मिलेनियम। अब इन सभी चेंजेस के चलते होता क्या है कि जो भी आइडियाज़ एग्जिस्टिंग आइडियाज़ होते हैं, अब लोग उन्हें री एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं बेस्ड ऑन द न्यू आइडियाज़, बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग। अब जैसे जैसे साइंटिफिक रीजनिंग बढ़ती है तो वैसे वैसे लोगों का जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होता है वो भी बढ़ने लगता है, और नए नए आइडियाज़ निकल के आने लगते हैं। और 15 सेंचुरी में जो यूरोप है वो ये देखा जाता है कि पहले के टाइम पे जो भी ओल्ड बिलीफ्स हैं, ये वैल्यू सिस्टम उस समय पर चलता था, अब उनसे जो लोग हैं वो आज़ाद होना शुरू हो चुके हैं। अब लोग अपनी खुशी, अपनी जो भी इंडिविजुअलिज्म है, अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, इन सभी पे बात करना चालू कर चुके हैं, इन सभी बेड़ियों को तोड़कर। तो यहाँ ये रेनेसांस का मतलब समझ में आता है। उसके बाद जो रेनेसांस होता है उसमें होता क्या है कि जो इंडिविजुअलिज्म होता है, अगर रेनेसांस से पहले की बात करें तो इंडिविजुअल अगर हम देखें तो उसके पास कोई फ्रीडम नहीं हुआ करती थी, सेम एज द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो कि हम BPSC डबल वन टू में पढ़ के आए हैं।
तो रेनेसांस से पहले जो भी इंडिविजुअल जन्म लेता था उसको कम्युनिटी या फिर जो चर्च होता था उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी, उसके बाद जाकर कहीं उसे कुछ राइट्स दिया होते थे। लेकिन जैसे ही अब रेनेसांस आता है 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी में, तो ये देखा जाता है कि इंडिविजुअलिज्म अब बढ़ने लग गया है। इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी से अब क्या करने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, अब इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बोलने लगे हैं। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन बनता है कि जहाँ अब साइंटिफिक रीजनिंग लोगों में आने लगी है, लोगों की जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगी है, तो मिडेवल एरा के जो भी क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, जो कि सेल्फ डिनायल मोड में हमेशा एक इंडिविजुअल को रखा करते थे, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाने लगी हैं। और अब एक इंडिविजुअल अपनी ग्लोरी, हैप्पीनेस, फेम और इंडिविजुअलिज्म इन सब पर अब ध्यान देने लगा है। तो लास्ट में हमें ये बताया गया है कि इसी सब कारणों की वजह से जो मैकेवली हैं, उन्हें चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। जो उनकी सिटी होती है जहाँ पर उनका जन्म होता है, फ्लोरेंस में, तो फ्लोरेंस जो है वो इटली के रेनेसांस का एक्सिस माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेनेसांस है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इसी प्रभाव के चलते मैकेवली के इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल आइडियाज भी शेप किए जाते हैं। और ये मैकेवली ही होते हैं उस समय पर जो कि उस समय की मॉडर्न सेकुलर स्टेट के डायनामिक्स को समझते हैं और नए ह्यूमन बीइंग के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। जहां वो ये देखते हैं कि अब जो नए ह्यूमन बीइंग आ रहे हैं वो ज़्यादा सप्रेशन को टॉलरेट नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअलिटी, अपने इमोशंस और अपनी जो नेचुरल फैकल्टीज़ हैं, अपना जो नेचर है उससे ज़्यादा लगाव कर रहे हैं और चर्च से कम लगाव कर रहे हैं या चर्च से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैकेवली देखते हैं वो उनके प्राइमरी कंसर्न्स में आके हमें दिखाई देती है अपनी किताब द प्रिंस में, जहाँ पर वो सिक्योरिटी और यूनिटी ऑफ द स्टेट के बारे में हमें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं दी लाइफ ऑफ मैकेवली पे। तो निकोलो मैकेवली एक नोबल मैन थे बर्थ से, लेकिन कन्विक्शन के दौरान ये एक रिपब्लिकन बन जाते हैं। इनका जन्म 3 मई 1469 को होता है। अब इनका जन्म फ्लोरेंस की एक टक्सनी नाम की जो टस्कनी है वहाँ पर एक होता है एक प्रोविंस, वहाँ पर इनका जन्म होता है। उसके बाद होता क्या है कि जो भी इटालियन रेनेसांस के प्रोमिनेंट फिगर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग दी निकोलो मैकेवली, तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे पास कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो उसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है, लेकिन उससे पहले हम इनके फादर के बारे में जान लेते हैं। तो इनके फादर का नाम बर्नार्डो होता है, जो कि एक लॉयर होते हैं पेशे से, और अच्छे खासे ह्यूमनिस्ट सर्कल्स में इनके टाई अप्स होते हैं। तो अर्ली एज से जो निकोलो मैकेवली हैं उनको अच्छी खासी एजुकेशन मिलती है, जहाँ पर वो लैटिन भाषा सीखते हैं। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ करते हैं सिसेरो की, जहाँ पर मॉरल सिचुएशंस में फोकस किया जाता है कि किस तरीके से अगर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को यूज़ किया जाए कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, तो कैसे ग्लोरी को अटेन करने तक वो एक इंडिविजुअल एक अपराइट पाथ को फॉलो करता है, ताकि वो खुद भी डेवलप हो सके और सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम कर सके। तो ये सारी स्टडीज़ अर्ली लाइफ में निकोलो मैकेवली करते हैं। उसके बाद 1498 से हमें अच्छा खासा एक पिक्चर देखने को मिलता है निकोलो मैकेवली की लाइफ का, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद निकोलो मैकेवली पब्लिक लाइफ में एंटर करते हैं, जहाँ पर वो फ्रंट लाइन डिप्लोमेटिक सर्विस को ज्वाइन करते हैं और लेटर ऑन उन्हें रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस का सेकंड चांसलर भी इलेक्ट कर लिया जाता है। अब क्योंकि इनकी डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा लिप्त होते हैं, तो फ्लोरेंस के बिहाफ पर अब इन्हें बाहर भेजा जाता है, इनकी स्टेट से बाहर भेजा जाता है। अब ये फ्रांस में भी जाते हैं, पेपल कोर्ट ऑफ सिएना में भी जाते हैं, जर्मन एम्परर के भी पास जाते हैं, उसके बाद बॉर्जिया भी जाते हैं। तो बॉर्जिया जैसे ही निकोलो मैकेवली पहुंचते हैं, तो इनकी जो डेयरिंग लीडरशिप होती है इसको एडमायर किया जाता है, और यहीं से जो निकोलो मैकेवली का कैरेक्टर है और ज़्यादा निखर के आने लगता है। उसके बाद लेकिन 1512 में एक बहुत ही दुखद घटना होती है, जहाँ पर निकोलो मैकेवली का जो पॉलिटिकल करियर है वो एक अंत में पहुँच जाता है, जब मेडिसी नाम का एक बंदा एक कू कर देता है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में। जहाँ पर जो फ्लोरेंस में मैकेवली एज अ डिप्लोमेट काम किया करते थे, इस कू के बाद इनको अपनी पोजीशन से हाथ धोने पड़ते हैं। अब इनको पोजीशन से हटा दिया जाता है। उसके बाद निकोलो मैकेवली को जेल में बंद कर दिया जाता है कॉन्स्पिरेसी के तहत, इन पर झूठे आरोप लगा के। लेटर ऑन अब ये देखते हैं कि निकोलो मैकेवली के एमनेस्टी यानी एक ग्रांट दे दिया जाता है कि आप बाहर रह सकते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है एज अ क्षमा याचना।
उसके बाद ये पूरा अपनी जो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ होती है उसमें कुछ किताबें लिखते हैं, जैसे कि प्रिंस। अब जो प्रिंस है ये डेडिकेट करते हैं लोरेंजो सेकंड दी मेडिसी को, जहाँ पर ये उसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से एक प्रिंस को रूल करना चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और 22 जून 1527 को इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये होती है यहाँ पर निकोला मैकियावेली की लाइफ के बारे में बातें। आगे बढ़ते हैं इनके टाइम के बारे में। तो इटालियन पेनिनसुला, जब निकोलो मैकियावेली यहाँ पर जिंदा थे, तो उस समय पर इटालियन पेनिनसुला 5 स्टेट्स में डिवाइड हुआ करता था, जिसमें सबसे पहला आता था नेपल्स का किंगडम, उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च की टेरिटरी, फिर डची ऑफ मिलान, वेनिस और फ्लोरेंस। ये 5 स्टेट्स उस समय पर पूरे इटली के पेनिनसुला में फैली हुई थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इस पूरे इटालियन पेनिनसुला को तंग करके रखती थी, वो ये थी कि पांचों की पांचों स्टेट हमेशा सोशल कॉन्फ्लिक्ट और एक स्ट्रगल के बीच में रहती थी, जिसकी वजह से पूरा पूरा जो इटली पेनिनसुला था वो वीक बन गया। जहाँ पर निकोलो मैकियावेली बड़े हुए फ्लोरेंस में, जो इनका होमलैंड हुआ करता था, इस कन्फ्लिक्ट के चलते उनका होमलैंड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट से एक्सपोज रहा। और इंटरनली देखें तो जब मेडिसी ने यहाँ पर कू किया, तो मेडिसी इसी कन्फ्लिक्ट के चलते बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन पावरफुल बनने के साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा करप्ट यानी भ्रष्ट भी बन गया और रिप्रेसिव भी बनने लगा, बहुत ही गुस्सैल राजा हुआ करता था। तो ये टाइम हमें बताया गया निकोलो मैकियावेली का। उसके बाद अगर हम निकोलो मैकियावेली के एटीट्यूड की बात करें टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, तो निकोलो मैकियावेली डाई हार्ट एक पेट्रियोट होते हैं अपनी इटली के लिए। उनकी एक इच्छा होती है कि जिस कन्फ्लिक्ट के चलते मेरी जो इटली है या फ्लोरेंस है उसमें थ्रेट्स आने लगे हैं, इन थ्रेट्स को कम करने के लिए हमें इटली में स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पीस और प्रोस्पेरिटी भी चाहिए, ताकि हम अच्छे से जी सकें। तो इसी का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो निकोलो मैकियावेली हैं अपनी इटली की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और एक रियलिस्टिक तरीके से वो ये देखते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे राजा ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को अगर वो उनको काउंटर करने में असमर्थ रहा, तो किस तरीके से जो पूरा उसका राज्य था वो बिखरने लग गया और लोग जो थे वो यहाँ पर मरने लगे। तो जैसे-जैसे निकोलो मैकियावेली ने पढ़ा, तो उनको ये बिलीफ हो गया कि हिस्ट्री जो है, वो अपने आप को कभी ना कभी रिपीट ज़रूर करेगी। तो जैसे ही निकोलो मैकियावेली ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा होती है। वो डिज़ायर ये होती है कि मेरा जो इटली का पेनिनसुला है, मुझे उसे यूनिफ़ाई करके रखना है। उसके बाद जैसे ही वो एंशिएंट रोम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद वो ये देखते हैं कि कैसे रोम के इम्पीरियल पावर में यहाँ पर राइज़ हुआ और कैसे उसका डाउनफॉल हुआ। तो जैसे ही ये पास्ट की स्टडी करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, वहाँ पर मोरालिटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अपनी पास्ट की स्टडी के दौरान वो ये देखते हैं कि जो गवर्नेंस एक ऐसी आर्ट है, जहाँ पर मॉरल्स का कोई भी काम नहीं है। उनका व्यू ये था कि अगर हमें पॉलिटिक्स में अपनी पावर को गेन करके रखना है, तो मॉरल्स का बीच में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। मॉरल्स का कोई काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है कि अपनी जो पावर है उसको प्रिजर्व करके रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। और इसी रीज़न की वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, ताकि जो भी स्टेट क्राफ्ट की प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व हो जब किसी रूलर के पास अच्छी खासी पावर हो। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगी, रूलर के पास पावर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स रूलर को ओवर पावर करके किसी को पावर से बाहर धकेल देंगी। तो ये एक रीज़न दिया जाता है कि जो मैकियावेली हैं, वो पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट बनते हैं पावर पॉलिटिक्स में, जहाँ पर पावर को सबसे ज़्यादा तवज्जो मैकियावेली के द्वारा दी जाती है। उसके बाद बात आती है हमारे पास मैकियावेलीज कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर की। तो मैकियावेली ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसमें मैन के बिना हम स्टेट को कभी भी इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर में अच्छा खासा रिलेशनशिप यहाँ पर हमें मैकियावेली बताते हैं। जहाँ पर ये जो मैकियावेली हैं ये एरिस्टोटल के कॉन्ट्ररी होते हैं, तो इसी से वो अपना एक व्यू बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल होते हैं। जो भी ये एक्शंस करते हैं, ये इनके इमोशन इनको गाइड करते हैं कि जैसे इनको गुस्सा आया, तो उस गुस्से के चलते या तो किसी को पीट देंगे, या किसी को ये चोट पहुँचाने का काम करेंगे, या कोई चीज़ तोड़ देंगे, या किसी को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे देंगे। तो इसी वजह से जो मेन हैं, वो अनरीज़नेबल होते हैं। इनके एक्शंस इमोशंस तय करते हैं, कोई मोरालिटी या एथिक्स तय नहीं करते। इनका
कोई भी जनरल इंक्लिनेशन नहीं होता मोरालिटी की तरफ, क्योंकि इन्हें अपनी डिज़ायर जो है वो हमेशा इनका एक जेस्चर रहता है कि अपनी डिज़ायर को किसी भी तरीके से ये सेटिस्फाई कर सकें। तो इस प्लेस पर जो मैकियावेली हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो लोग हैं वो ये एक जेस्चर देते हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी है। तो इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो लोग हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोग कभी कभार दूसरों का मर्डर भी कर देते हैं, किसी का एब्डक्शन कर लेते हैं पैसा मांगने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी इमोशन से ड्राइव होती हैं अकॉर्डिंग टू निकोलो मैकियावेली। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो निकोलो मैकियावेली का इलस्ट्रेशन है ह्यूमन नेचर का, वो एक एज अ पॉलिटिकल एनिमल निकोलो मैकियावेली पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। जहाँ निकोलो मैकियावेली ये कहते हैं कि इंसान की जो इच्छा होती है वो इच्छा ही उसके एक्शन को हमेशा कंट्रोल करती है। जैसी उसकी इच्छा है वैसे ही उसके एक्शंस होंगे, और जैसे उसके इमोशंस हैं वैसे उसके एक्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में निकोलो मैकियावेली ये भी कहते हैं कि अगर एक राजा यानी एक प्रिंस को अगर कोई भी फैसला लेना है तो उसे हमेशा अपने इंस्टिंक्ट या अपनी जजमेंट पर ही विश्वास करके रखना चाहिए, ना कि अपने काउंसलर्स पे। क्योंकि काउंसलर्स अपने मतलब के लिए पॉलिसीज बनवाएंगे जिससे उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन अगर काउंसलर्स को फ़ायदा होगा तो पूरे राज्य को फ़ायदा नहीं मिल सकता। इसीलिए जो प्रिंस है उसे अपने इंस्टिंक्ट्स और अपनी जजमेंट पर विश्वास करके फैसले लेने चाहिए। तो ये होता है यहाँ पर इसका एंड। तो यहीं तक रखते हैं आज इस मिनट को। थैंक यू सो मच।